हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तन्नवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते होंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सीटेट के पेपर को क्वालिफाई करने में कितना बड़ा रोल होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60% पेपर को टच करता है, यानी कि लगभग 90 क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से इस पोर्शन से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो आपके 60 क्वेश्चन से बचते हैं वो उनका लेवल काफ़ी टफ नहीं होता। यदि आपके बेसिक्स थोड़े ठीक ठाक हैं तो आपको उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये पोर्शन की जिम्मेदारी मेरी है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। जो भी प्रॉब्लम होगी वीडियो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो भी लास्ट में जा करके इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़, जब भी पेपर आप अटेम्प्ट करते हो, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्वेश्चन में जो सिचुएशन आपको दी होंगे उस सिचुएशंस में आपको सॉल्यूशन करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है। या तो आप अपने आप को एज ए टीचर सिचुएशन पुट करोगे, या आप एज ए स्टूडेंट आप उन परिस्थितियों पर आपको पुट करोगे। क्वेश्चन का आंसर बड़ी सटीकता से आसानी से निकल जाएगा। आज इस पोर्शन में हम CDP के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन ना करके 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 ऑप्शन उसके रॉन्ग होंगे। तो जो करेक्ट है वो करेक्ट क्यों है और बाकी 3 ऑप्शन उसके रॉन्ग क्यों है, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये पक्का बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको CDP का जो दिमाग में डर है, भय है, या लगता है कि बहुत कमज़ोर है हमारी, निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं और पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? कि बच्चों के कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए इनमें से कौन सी विधि है जो सबसे प्रभावशाली होगी? इनमें से कौन सी विधि के द्वारा बच्चे का संप्रत्यात्मक विकास अच्छे तरीके से होगा? कभी भी पहले ऑप्शन को पढ़ के आंसर आपको नहीं लगाना है। चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों आपको जो लगेगा कि चारों में राइट चॉइस कौन सी है तो आपको टिक करोगे। कभी पहले दूसरे ऑप्शन को पढ़ करके आंसर आप नहीं लगाना, चारों पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पर ठीक ठाक कह रहा है, उदाहरण भी देने, और यही उदाहरण यदि उनकी रियल लाइफ से हों, उनके व्यवहारिक जीवन से जुड़े हों, तो और भी अधिक प्रभावशाली होंगे। और दूसरा कह रहा है कि तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अच्छा है, बढ़िया ऑप्शन आंसर इसका हो सकता है, लेकिन अभी हम इसका निश्चित नहीं करेंगे कि आंसर इसका यही है। नंबर 2, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न आ जाए तब तक दंड का उपयोग करना। देखिए, शिक्षा में कहीं भी दंड का प्रावधान नहीं है। जहां पर भी दंड का प्रावधान मिले, दंड शब्द आपको मिले, उस ऑप्शन को आपको नेगेटिव वे में यूज करना, ना कि पॉजिटिव वे में। नंबर 3, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए, यहाँ प्रीवियस नॉलेज के बिना हम अध्यापक किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते। जब तक ये नहीं पता कि बच्चे को आता क्या है, उसके लेवल कितना है, उसको पहले कितनी जानकारी, तब तक बच्चे को आगे नहीं पढ़ा सकते। लेसन प्लान तैयार करते तो वहाँ पर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है हमारी, पूर्व ज्ञान के आधार पर भी हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी अपने आप में गलत कह रहा है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। यहाँ पे आपको 2 कीवर्ड हैं जो नेगेटिव में यूज किए गए हैं। पहली चीज तो चीजों को हमें याद नहीं करना होता है, और दूसरा लिखा है गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। और दूसरी चीज, बच्चों के विचार कभी भी गलत नहीं होते हैं। उनके किसी भी विषय के बारे में उनकी अवधारणा अलग हो सकती है, उसको गलत हम नहीं कह सकते। तो चारों ऑप्शंस को देखने के बाद आपका राइट चॉइस और बेस्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्राइमरी क्लास का बच्चा है, प्राइमरी सेक्शन का बच्चा है, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे को सीखने के लिए नीचे दी परिस्थितियों में कौन सी परिस्थिति सबसे बेस्ट होगी? पहली बात, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। यहाँ पर जो आपका ही शब्द दिया गया है, हिंदी में निपात के रूप में काम करता है, किसी चीज पर जोड़ देने के लिए काम करता है, सिर्फ इसी पर ही जोड़ देना है, इसी पर ही बल देना है। एजुकेशन में ऐसा चीज कहीं भी नहीं होती है, एकमात्र, केवल, ओनली, ऐसा हमेशा नेगेटिव यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की
अपेक्षा करता है। देखिए, स्टूडेंट्स कभी भी क्लासरूम में पैसिव लर्नर बन के नहीं रह सकता। वो यदि चुपचाप बैठा रहेगा सीखा कैसा? बच्चा निष्क्रिय होकर के चीज़ों को सीख ही नहीं सकता। नंबर 3 ऑप्शन क्या कह रहा है? जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। जहाँ उनको महत्व दिया जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है, उनके इमोशंस को पोषित किया जाता है, उन परिस्थितियों में बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा। ये अच्छा है बिल्कुल। चौथा ऑप्शन कह रहा है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, अध्यापक की भूमिका सिर्फ सुविधादाता की होती है, वे एकाधिकारवादी नहीं है। आज एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट चॉइस क्या बनेगी? राइट चॉइस बनेगी आपकी ये, जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे ने, देखिए सिचुएशन क्या दे रखी है, खिड़की पे खड़ा है और कौवे को देखा है, उसने बताया कि ये पक्षी है। इट मीन्स वह पक्षी के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। अभी हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। कि देख रहा है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित है। बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चा पक्षी के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानता है, उसको चीजें याद है उसके बारे में। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ये कंसेप्ट उसका क्लियर है कि पक्षी कैसे होते हैं और कौवा भी पक्षी ही है। इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसको समझ लिया है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। ये भी ठीक है कि जो मैसेज देना चाहता, कौवे को देखकर उसने पक्षी ही कहा है, उसे देखकर उसने पशु या इंसान नहीं कहा था। इट मीन्स जो मैसेज वो देना चाहता था, जो बात उसने समझी है, वो बात उसने समझाई यहाँ पर। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ए, बी और सी तीनों इसकी राइट चॉइस होंगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब देखिए यहाँ पे आंतरिक मोटिवेशन के बारे में बात की गई है। आंतरिक मोटिवेशन, जो बच्चा अपने खुद अब उसके मन से बात आती है मुझे करना, मुझे नहीं करना है। बाह्य जो अभिप्रेरणा होगी वह दूसरी चीज़ों से प्रभावित होगी। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चे के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना है, भीतरी प्रेरणा को बढ़ावा देना है, तो इनमें से कौन सा होगा? देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफी मिलेगी। कोई भी पुरस्कार देना, इनाम देना, ये सब आपके बाह्य अभिप्रेरणा के अंग होते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा इन्हें मानी जाती है, तो इसको तो नहीं कह सकते। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यहाँ पे किसी बाह्य चीज का सहारा नहीं लिया गया, उसके अंदर ही फीलिंग पैदा की गई कि आप करिए, आप सीख सकते हो, उसको मोटिवेट किया गया आंतरिक रूप से। नंबर 3 कह रहा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बच्चे की तुलना कर रहा है, और एजुकेशन में तुलना करना अवैध तुलना हम कहीं नहीं करेंगे बच्चे किसी चीज के बारे में। चौथा, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने उसे एकदम ठीक कर दिया है। तीसरे और चौथे ऑप्शन में किसी सेकंड पर्सन से उसकी तुलना की गई है। फर्स्ट पर्सन में उसको टॉफी के द्वारा मोटिवेट किया गया है, और सेकंड ऑप्शन में उसके अंदर से उसको मोटिवेट किया गया कि आप करिए, आप कर सकते हो, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे इसका राइट चॉइस होगी आपकी सेकंड। नंबर 5, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? कि बच्चों के अंदर आंतरिक मोटिवेशन देना है, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना है, तो कैसे करेगी? अब वो देखना कि अंदर वाली चीजें कौन सी, बाहर वाली कौन सी हैं। यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, कि उनके अंदर कितनी उनके अंदर क्वालिटी है, कि उनका हर एक बच्चे के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, वो कितना सीख पाएगा, कितनी उसकी करने की क्षमता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके उनके लक्ष्य हैं, उनको लक्ष्य को प्राप्त करने में अध्यापक उनकी मदद करेगा, उनको सुविधा पहुंचाएगा। ठीक है जी। नंबर 2 कह रहा है साफ दिखाई पड़ने वाला इनाम देकर, जैसे टॉफी। ये तो एग्जाम्पल आपने अभी पढ़ा था, टॉफी तो बाह्य मोटिवेशन में आएगी, आंतरिक में इसको यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है चिंता और डर पैदा करके। एजुकेशन में चिंता और डर का, भय का कोई रोल ही नहीं है। यदि बच्चा चिंतित है, भयभीत है, डरा हुआ है, तो वो सीख नहीं सकता। तो ये भी आपका नेगेटिव वे में आएगा, इन चीज़ों को कहीं पॉजिटिव वे में यूज नहीं करोगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रतियोगितात्मक परीक्षण, यानी कि कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है, और कंपटीशन का भी प्रावधान एजुकेशन में कहीं नहीं है। बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं करोगे, हाँ अपना इंप्रूवमेंट करोगे, लेकिन दूसरा बच्चा कैसा है, दूसरा बच्चा कम होशियार है, ज़्यादा होशियार है, कैसा करता है, कैसा नहीं करता, दूसरे बच्चे के साथ बच्चे की तुलना कभी भी नहीं करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका? फर्स्ट बनेगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में के लिए उनकी मदद करना। क्वेश्चन नंबर 6,
किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ये प्रारंभिक कक्षा में एक इफेक्टिव टीचर, प्रभावशाली जो शिक्षक है, उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। उत्प्रेरित कैसे कर सकता है, देखते हैं सारे इसमें देखेंगे। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, पहले ही बता चुके हैं और आगे भी ध्यान रखना, दंड का प्रावधान एजुकेशन में कहीं भी नहीं, ऑप्शन आपका कट जाएगा। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में भी अच्छे अंक पा सकें। देखिए, इस टाइप की परीक्षा का प्रावधान नहीं है। अब CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन चला हुआ है और वर्ष के अंत में कोई परीक्षा नहीं होती है और अंकों के आधार पर भी बच्चे को अच्छा या बुरा नहीं आंका जाता है। नंबर 3, सीखने के लिए जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। ये जिज्ञासा पैदा करना ही अच्छा है। नंबर 4 क्या, रटकर याद करने के लिए। देखिए, रटना कहीं भी अधिगम नहीं कहलाता है। रटी हुई चीज़ों को अधिगम नहीं कहते हैं। अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। और रटी हुई चीज़ें हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं करती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में रटी हुई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड आए हैं उनको देखते हैं। पहला ऑप्शन में क्या था आपका, पहला दंडात्मक उपाय है, कहीं यूज़ नहीं करेंगे हम। दूसरा, परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पाना। अच्छे अंक पाना अब किसी के बच्चे का आधार नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है नहीं है, और रट करके, यानी तीनों वर्ड आपके नेगेटिव हैं। इन तीनों वर्डों को आप कभी पॉजिटिव में यूज़ नहीं करोगे। ये ऑप्शन काटने के लिए पर्याप्त है। तो बचा तुम्हारा ऑप्शन 3, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। एक कौन सा तरीका है जहां अध्यापक एक प्रभावशाली तरीके से बच्चे को सिखा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। प्रत्येक बच्चे के पूर्व ज्ञान को देखकर, उनके नॉलेज को देखकर, उनके सामाजिक सांस्कृतिक आधार को देखकर उनको व्यक्तिगत रूप से सिखाना, एक ही तरीका हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा ऑप्शन है दूसरा, प्रतियोगितात्मक कक्षा, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। प्रतियोगिता के लिए पहले मना किया, बच्चों से प्रतियोगिता की भावना नहीं करेंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि अपना विकास करें, लेकिन दूसरे बच्चों से उनका कंपेरिजन नहीं करेंगे। निरंतर तुलनात्मक अध्ययन, यदि CCE होता तो ठीक ठाक था, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है, तुलनात्मक मूल्यांकन कर रहा है। कांस्टेंट कॉम्परेटिव एवल्यूशन, ऐसा विचारधारा कहीं दी गई। CCE की विचारधारा तो है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन की तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की तो है, बट निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन का कहीं भी नहीं। और चौथा ऑप्शन तो आप देखते काट दोगे, शारीरिक दंड का प्रावधान एजुकेशन में नहीं। जहाँ शारीरिक दंड दिया जाता है उन परिस्थितियों को उन स्कूलों को हम प्रभावशाली शिक्षण विद्यालय नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 8, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास एक इस प्रकार आगे बढ़ता है। देखिए सेंटेंस, आपको इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना। ये जो आपको वर्ड दे रखा है सिर और पदाभिमुख, यदि आपको इसका अर्थ भी समझ में आ रहा है तो ऑप्शन आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। विकास के सिद्धांत के बारे में बात हुई है, सिर पदाभिमुख के सिद्धांत की बात हुई है, तो क्या लिखा है, पहला सिर से पैर की ओर सिद्धांत को ही सिर पदाभिमुख सिद्धांत कहा जाता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पूरे शरीर के रेशों में उसके मस्तिष्क का आकार थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका विकास होता है, तो उसके बाकी शरीर की तुलना में उसके सर का विकास काफ़ी कम होता है, तो इसलिए इसको सिर से पैर की ओर कहा गया है। दूसरा कह रहा है ग्रामीण से शहरी विकास की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, विभिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। ये सब आपको समझ में पहले ऑप्शन से आ गया हो गया कि बाकी का तो विकास से लेना देना है ही नहीं, तो सिर्फ सिर से पैर की ओर। यदि आपको इसका मीनिंग पता है तो सेंटेंस आपका क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए क्या लिखा है, सबसे संवेदनशील मीन्स संवेदनशील तो सारे सारे ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बताना है तो उसमें सबसे ज़्यादा तो एक ही होगा। वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन की अवस्था, जन्म पूर्व का समय और मध्य बचपन का समय। तो यहाँ पे जब राइट चॉइस की बात आएगी तो आएगा आपका प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। पहले क्वेश्चन की सिचुएशन देख लीजिए, ये लड़की है, उसके माता पिता खिलाड़ी हैं, इट मीन्स कि बच्चे के अंदर आनुवांशिक गुण आने ही हैं। और दूसरा, आनुवांशिक गुणों के साथ साथ उनको सिर्फ आनुवांशिक गुणों पर नहीं छोड़ा जा रहा है, उसको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उसको सिखाया भी जा रहा है, इनका वातावरण भी प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें उसके अंदर, आनुवांशिकता और पर्यावरण
दोनों ही गुण उसके अंदर विकसित हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ उसका जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता तो माता पिता खिलाड़ी हैं, तो बच्चे के अंदर खिलाड़ी के गुण होने जायज़ लाजमी है, और साथ साथ उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, तो उसको एक उचित पर्यावरण भी प्रदान किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण भाग हो सकते हैं? सेकेंडरी एजेंट्स कौन से हैं? और प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जब भी बच्चे में समाजीकरण सीखता है बच्चा, तो उसकी शुरुआत होती है उसके परिवार से। विद्यालय में जाए, पास पड़ोस में जाए, रिश्तेदारी में जाए, कहीं भी जाए, उस सबसे पहले परिवार शुरुआत होगी, और परिवार को तुम नकार नहीं सकते। परिवार आपका प्राइमरी एजेंट है। तो विद्यालय और निकटतम परिवार, बिल्कुल ठीक बात है। परिवार और रिश्तेदार, ये भी ठीक है। परिवार और पास पड़ोस, ये भी ठीक है। चौथे ऑप्शन में परिवार का कहीं भी नाम नहीं दे रखा है। परिवार के बिना कैसे हो जाएगा? शुरुआत तो उसके परिवार से होगी। और क्या लिखा है कि गौण पूछा है, सेकेंडरी पूछा है, प्राइमरी में तो आ गई, आपका सेकेंडरी है। तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 12, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? देखिए, वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत था क्या। इस संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की थी, और इस सिद्धांत को सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। और वाइगोस्की का मानना था कि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान प्राप्त करता है। कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ ऐसा चीज़ कि जैसे समाज में रहेगा वैसी चीज़ों को बच्चा सीखेगा और उस टाइप से चलता रहेगा। तो यहाँ पे जहाँ भी सामाजिक अन्योन्य क्रिया आ गई, समाज के बारे में जहाँ पर बात होगी, वहीं लेव वाइगोस्की का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन के बारे में ज़्यादा बात हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका यदि आपको इसकी परिभाषा पता है, यही पता है कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या था, यदि वो भी पता है, तो आप इसका आंसर ठीक दे पाओगे। क्या कहलाएगा? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, समाज के साथ बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है? पहली बात तो कोहलबर्ग ने मूल रूप से इसकी 3 स्टेज दी गई थी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ये बात कही गई है। अब ये क्वालिटी बच्चे के अंदर किस चीज़ को शो करती है? पहली बात, कोहलबर्ग ने इसकी 3 स्टेज बताई थी। पहला बताया प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 साल से 10 साल के बीच में होती है। कन्वेंशनल स्टेज, जो 11 साल से 13-14 साल तक होती है। और पोस्ट कन्वेंशनल, जो 13 साल से प्रौढ़ावस्था तक होती है। और उसका मानना था 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है। उसका मानना था कि बच्चा जिस समाज में बैठेगा उस समाज में बैठकर ही नैतिकता सीखता है। तो यहाँ पर आपका जो आपकी 3rd स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल, उसका हिस्सा है अच्छी लड़की और अच्छा लड़का का अनुकरण करना। तो ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन की पियाजे ने पहली बात तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास यानी सेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संगठन, ज्ञान के बारे में बात की थी, नॉलेज के बारे में बात की थी, संज्ञान के बारे में बात की थी। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है? ईश्वरीय ज्ञान पर विश्वास। देखिए, जितना भी आपने चाहे JBT किया, चाहे BEd किया, चाहे DEd किया, चाहे BTC किया, कहीं भी आपने पूरा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पढ़ा होगा, पेडागोजी पढ़ी होगी, कहीं पर भी ईश्वरीय ज्ञान के बारे में कोई बात आपको नहीं मिली होगी। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। नंबर 3, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। देखिए, बच्चा जब एक एक्टिव ऑब्जर्विंग करेगा अपने एनवायरनमेंट की, तो बच्चे के अंदर ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान का विकास होगा। तो इसका आंसर बनेगा आपका 3rd, विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। क्वेश्चन नंबर 15, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा क्या होती है? सेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का संगठन स्कीमा कहलाता है, जो आपके अंदर नॉलेज है। वर्तमान योजनाओं का अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। सीधी परिभाषा है समावेशन और समायोजन के रूप में यहाँ पे बातें कर रहे हैं। एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन की बात है यहाँ पर, समावेशन और समायोजन के रूप में ये बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 16, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। अब देखिए इनमें से कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर सीखना और सिखाना आसान हो जाए। समावेशन को हतोत्साहित, देखिए सर, हतोत्साहित करना, डिकरेज करना, डिस्करेज करना एजुकेशन में कहीं भी नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे आवृत्ति को बढ़ाना, इनकरेज रिपीटिशन, चीज़ों को बार बार दोहराना। देखिए भाषा की जब बात करेंगे, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, किसी भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी के रिपीटिशन को थोड़ा सा बहुत कहीं महत्व दे सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन को अच्छा नहीं माना जाता है। और चौथा कह रहा है, तीसरा कह रहा है खोज को प्रोत्साहन देना। ठीक बात, बच्चा जितना खोजेगा, जितना डिस्कवरी करेगा, जितना एक्सप्लोर करेगा अपने आप को, उतना चीज़ उसका विकास हो पाएगा, क्योंकि उसमें बच्चे की खुद की पार्टिसिपेशन होगी, खुद की सहभागिता होगी। जितना बच्चा खुद भागीदार होगा उतना ज़्यादा तरीके से सीखेगा। और 3 ऑप्शन में तीसरे ऑप्शन में उसकी सहभागिता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि खुद इंटरेस्ट ले रहा है, फिजिकली भी मेंटली भी। नियामक है, रिस्ट्रिक्टिव है, ये नहीं बनेगा। आंसर बनेगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत एक सीधी बात है, वो हमें कहना चाह रहा है कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है और गार्डनर ने उसको 8 प्रकार का माना था। तो क्या चीज सुझाव देता है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। रूठी हुआ सबके अंदर अलग टाइप की होती है, सबके अंदर सब तरह की योग्यता नहीं मिलती है। देखते हैं सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, क्षमता भाग्य है। देखिए भाग्य वाली बात आपने पूरे सीटेट, अपने जेबीटी में, बीएड, डीएड में कहीं भी नहीं पढ़ी होगी, तो इस ऑप्शन को बैठे समय देना नहीं है। भाग्यवादी एजुकेशन में कहीं बात नहीं करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सकें। देखिए कि लॉजिकल तरीका तो है नहीं, ना कोई पढ़ा पाएगा, ना इस टाइप से जरूरत भी नहीं है। बुद्धि को केवल, बहुत अच्छा कीवर्ड मिला है, जहां पर केवल लगा मिल जाए आपको, केवल शब्द, ओनली, केवल, एकमात्र, हर हालत में, ये आपका नेगेटिव सेंस में यूज किए जाएंगे, आप इन्हें अच्छा नहीं मान सकते, काट देंगे। 8 तरीकों से पढ़ाना भी इम्पॉसिबल, भाग्य की क्षमता भी नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इसका को आंसर बनेगा नंबर फर्स्ट, यानी कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण करें। वैकल्पिक विधियां एक नहीं, 2 अलग तरीके से, और हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, तो एक अधिक मेथड यूज कर सकता है टीचर। आगे कह रहा है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की टी शर्ट को फोल्ड कर रही है और अपने आप से बातें कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यदि आपको यहाँ पर दे रखे नीचे ऑप्शन में आपको जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के बारे में बात की गई है। जब आपसे बात आती है ले वाइगोस्की के बारे में, तो आपको पहले बताया जा चुका है कि ले वाइगोस्की जब भी बात करता है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बात करता है और सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया ना करके बच्चा स्वयं अपने आप से बातें कर रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ऑप्शन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोस्की उसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। इसका आंसर आपका ये होगा। साफ साफ कहा है कि जीन पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित माना है। क्या कहना चाह रहे हैं, जीन पियाजे ने निजी भाषा को आत्म केंद्रित माना है, परंतु वाइगोस्की के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का महत्वपूर्ण साधन है। तो आंसर बनेगा इसका 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जेंडर क्या है, लिंग क्या है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है। इसका आंसर माना है सेकंड, सामाजिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 20। वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों का आकलन के निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। पहली बात तो ले वाइगोस्की ने जब बात की सामाजिक संरचना के बारे में बात की, सामाजिक इंटरेक्शन के बारे में बात की है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी इसके सिद्धांत को कहा गया है। और इसने ये माना था कि बालक समाज में अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है और बालक का विकास समाज के द्वारा ही होता है। कहीं ना कहीं सामाजिकता के बारे में उसने सिद्धांत दिया था। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। यदि आपको इसके सिद्धांत की जानकारी है और लिखा है यहीं से लिखा, इसका आंसर
क्वेश्चन में छिपा हुआ है समाज संरचना, और नीचे 4 ऑप्शंस में से किसमें समाज की संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित हो रहा है? पहला, तथ्यों पर आधारित प्रत्यासमरण के प्रश्न, फैक्चुअल चीज़ों को याद करना, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार, सहयोगी प्रोजेक्ट, ये आपका अपना आप हो गया, सहयोग कहाँ होगा? समाज में होगा, 2-3-4 लोग मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर ये बन जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं, आंसर बनेगा इसका थर्ड, सहयोगी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, पहली बात तो देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है। जहाँ पर एक से अधिक संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक, सामाजिक स्तर के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, तो वहीं पे आपकी व्यक्तिगत भिन्नता होंगी। और एक चीज़, बच्चों का सभी का मानसिक स्तर, सभी बच्चों का पूर्व ज्ञान, ये भी सभी का अलग अलग होना है। तो यदि ऐसी सिचुएशन क्लासरूम में होती ही होती है, तो इस सिचुएशन से, इन परिस्थितियों से अध्यापक कैसे निपटेगा? अपने आप को क्या करना चाहिए? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों की बातों को महत्व तो उन्हें देना ही पड़ेगा। दूसरा, कठोर नियमों को लागू करें। सर, कठोर चीज़ें एजुकेशन में कहीं नहीं आती हैं, देखेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। आकलन के समान तरीके नहीं हो सकते, सब पे अलग अलग चीज़ें होती है, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, सबका अलग अलग लेवल होता है, तो ये नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन भी अपने आप में नेगेटिव ही कह रहा है कि अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, कि नंबर के आधार पर किसी बच्चे को कैटेगराइज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बनेगा आंसर? इसका आंसर बनेगा आपका इसका फर्स्ट, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। हर एक ऑप्शन कहीं ना कहीं ये चीज़ कह रहा है कि बच्चे को आपको महत्व देना है, बच्चे का सम्मान करना है, बच्चे की भावनाओं को समझना है, बच्चे के स्तर को समझना है, बच्चे को इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ऑप्शन आपके बड़े अच्छे तरीके से डील हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आपने किसी का असेसमेंट किया है, उसका वह उद्देश्यपूर्ण होगा कब? यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। देखिए, अब ट्रेडिशन तो खत्म हो चुका है, अब CCE लागू है, सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू है, हर वक्त बच्चे का असेसमेंट होता रहता है, तो वर्ष के अंत में होने वाली उपलब्धियों के बारे में तो बात हम करेंगे नहीं, तो अपने आप नेगेटिव हो गया। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन। सर, बच्चों का आपस में तुलना भी नहीं करने की, ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा कम इंटेलिजेंट है, ज़्यादा काम करता है, ये कम काम करता है, ऐसे तुलना बच्चे की हमें नहीं करनी है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। भय और तनाव का संचार नहीं करना है, ऑप्शन आपको देखते ही अपने आप काट दोगे। चौथा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ठीक बात है, जो भी आकलन आपने किया है, इससे अध्यापक को भी पता चले और बच्चे को भी पता चले कि क्या कमियां थी, क्या सुधार करना है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई थी, कितनी इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है हमें, और उसको सुधार करने के लिए क्या मेथड यूज़ करने हैं, क्या विधियाँ यूज़ करनी है, क्या क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। बिल्कुल इससे हमें इस चीज़ की प्रतिपुष्टि और फीडबैक हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक सिर्फ और सिर्फ सुविधादाता होता है, इसके अलावा उसका कोई खास रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान सुझाते हैं, कोई रिसर्च से सुझाव मिला है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं, विद्यार्थियों का अधिगम। एक विविध कक्षा है, अलग अलग स्तर के बच्चे हैं, और अलग अलग स्तर के बच्चों में एक अध्यापिका है, कोई टीचर है जो भी, वो अपने बच्चों से कुछ एक्सेप्ट करती है, कुछ उम्मीद करती है कि बच्चे इस सब चीज़ से सीखें, तो इसके उम्मीदों का, उसकी अपेक्षाओं का उनके अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे है? अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जाती हैं। जब अध्यापक ने किसी बच्चे से कुछ अपेक्षाएं की हैं, तो उसके स्तर को देखकर ही अपेक्षा की हुई है, तो संबंधित नहीं मानी जाती, ऐसा हो नहीं सकता। कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऐसा नहीं हो सकता, प्रभाव भी छोड़ेंगे, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो अध्यापिका ने किसी बच्चे से जो अपेक्षाएं की हैं, वो अपेक्षा बच्चे के स्तर पर, बच्चे को सीखने में, आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। आगे कह रहा है, एकमात्र, सर एजुकेशन में एकमात्र नहीं होता, क्योंकि बच्चे एक जैसे नहीं है, बच्चों में विविधताएं हैं, तो एकमात्र तरीका वहाँ पर कोई भी हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 25, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने से क्या है? विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। विद्यालयों पर किसी भी तरीके के बच्चे से कोई भार नहीं बढ़ता है। दूसरा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये ऑप्शन आपका ठीक ठाक हो सकता है, सही। देखते हैं आगे क्या करना है। एक काल्पनिक लक्ष्य है, ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और हो रहा है और आगे और भी होगा।
जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। किसी असक्षम बच्चे के साथ में बैठकर पढ़ने से सक्षम बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 26 विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है? ये कह रहा है कक्ष में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। तो इस प्रकार से बच्चे कक्ष में विद्यार्थियों को जो अधिगम होगा, उनकी जो लर्निंग होगी, उसके अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन सही है गलत है? सही, क्योंकि इसे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती। कि पहला सही तो सही कह रहा है, लेकिन श्रेणीबद्ध का है, कक्ष को हमें श्रेणीबद्ध नहीं करना है, कैटेगराइज क्लासरूम को हमें नहीं करना है। दूसरा कह रहा है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। नंबर 3 गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब सब बच्चों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, हर एक संस्कृति की, हर एक समाज की अलग अलग योग्यताएं, अच्छाई होंगी, अलग अलग संस्कृति और सामाजिक स्तर के बच्चे बैठकर बातचीत करेंगे तो उन्हें एक दूसरे के समाज के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही इंप्रेसिव और लाभदायक होगा। तो ऑप्शन आपका 4 है करेक्ट इसका। सुनने में असमर्थ बच्चा, जो बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उससे क्या कहना चाह रहा है ऑप्शन यहाँ पे? नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। बिल्कुल ठीक बात है। यदि उसको सही साधन उपलब्ध हो, उसको सही माहौल क्रिएट किया जाए उसके लिए, तो वह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बहुत अच्छा ज़्यादा सीख सकता है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या कर सकेगा? अनुमान लगा सकता है अध्यापक बच्चे के लेवल को देख करके, मानते हैं, लेकिन डेडलाइन नहीं कर सकता, बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, कभी भी उनके बराबर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ये गलत तरीका हो जाएगा। तीसरा, सर्वन असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। हम समावेशी शिक्षण के बारे में बात करते हैं। समावेशी शिक्षण में हर प्रकार के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और हर एक प्रकार का बच्चा उस विद्यालय में जाके पढ़ेगा, तो किसी बच्चे को मना नहीं कर सकते, समावेशी शिक्षण का अवहेलना होगी। अब चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, केवल। अब केवल तो सर एजुकेशन में मैंने मना कर चुका हूँ, केवल जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव एम आएगा, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या ये अधिकारी नहीं बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर नहीं पहुंचते हैं क्या ये लोग? तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर बनेगा सिर्फ पहला, नियमित विद्यालयों में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? जो गिफ्टेड लर्नर है उसकी कौन सी विशेषता है इसमें? पहला, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, हाईली टेम्परामेंटल। देखिए, सब बच्चे, जितने भी बच्चे प्रतिभावान हैं, गिफ्टेड लर्नर है, वो सब तुनक मिजाज हो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता किसी के पास एग्जाम्पल हो, किसी के साथ कोई बच्चा हो ऐसा हो, लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ कैटेगराइज कर दिया बच्चों को, जितने बच्चे प्रतिभावान हैं वो सारे तुनक मिजाज हैं, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना। यहाँ भी बच्चों को एक विशेष कैटेगरी में बांध रहे हैं कि जो भी प्रतिभावान बच्चे होंगे वो अलग प्रकार का व्यवहार करेंगे, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना वगैरह आदि इस टाइप का। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। सारे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। मान लो कोई 1-2% कोई बच्चा आपको मिल भी जाए लगता है, तो उसके बारे में अवधारणा नहीं बना सकते, क्योंकि सारे प्रतिभावान बच्चे एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ कॉमन क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ये तो पक्का है। यदि उसको उसके लेवल का ज्ञान, उसके लेवल का कार्य उसको कक्षा में नहीं मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा सा फेड अप फील करता है, बोरिंग फील करता है। ये सही है बिल्कुल। तो आंसर बनेगा इसका चौथा। बाकी कहें कि आक्रामक हो जाता है, कुंठित हो जाता है, रस्मी व्यवहार करता है और तुनक मिजाज होता है, ये सब बातें वहाँ पे सूटेबल नहीं। आंसर बनेगा इसका चौथा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। उनकी लर्निंग जो मेथड है वो इफेक्टिव हो तो उसके लिए क्या कर सकती है? नंबर 1, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। देखिए, प्रतियोगिता के बारे में पहले ही मना किया था, अभी मना कर रहे हैं, बच्चों में प्रतियोगिता की भावना पैदा नहीं करनी है।
विषय वस्तुओं को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। जब भी आप ईवीएस की साइकोलॉजी का पेडागोजी करोगे तो यह पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को पकड़ने के साथ आपके 15 पेडागोजी क्वेश्चन आएंगे, 8-10 क्वेश्चन आप आराम से इसी पॉइंट पे कर दोगे। समझाएंगे कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ड्रिल और अभ्यास, देखिए ड्रिल और अभ्यास की बात पहली बात तो हम इसमें एजुकेशन में करेंगे नहीं, यदि थोड़ा बहुत आएगा तो लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे इफेक्टिव और सबसे प्रभावशाली आंसर के ऑप्शन क्या बनेगा, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके सबसे अच्छे ढंग से बच्चा सीख सकता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। देखिए ऑप्शन अपने आप क्या है, जब बच्चा पैसे बैठा है, एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, तो कोई ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चे का सक्रिय होना बहुत जरूरी है, और बच्चा जो क्लास में जितना एक्टिव है उतना ही ज़्यादा ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है। बच्चे समस्या समाधान करता है। बच्चे पहला तो क्या कह रहे हैं, निष्क्रिय प्राप्त करता बच्चा हो ही नहीं सकता, निष्क्रिय तो ज्ञान प्राप्त करेगा नहीं। नंबर 2, बच्चे समस्या समाधान करता है। बिल्कुल, जैसी समस्या दी जाती है अपने स्तर पर, अपने नॉलेज के आधार पर, अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्या समाधान करने की कोशिश वो जरूर करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी ठीक बात है, अपने तरीके से कोई ना कोई इन्वेंशन हो करने की कोशिश करते हैं और नया नया तरीका खोजते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है और ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा आपका बी, सी और डी, चौथा आंसर इसका करेक्ट होगा। अब फर्स्ट को एलिमिनेट क्यों किया गया, फर्स्ट को एलिमिनेट इसलिए किया गया कि निष्क्रिय होकर कोई बच्चा सीख नहीं सकता। और बच्चे का क्लासरूम में एक बात करें या क्लासरूम से बाहर बात करें, बच्चे का सक्रिय होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आपका ये पहला पोर्शन समाप्त होता है। इस वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए, यदि आपको लग रहा है कि जल्दी है तो स्पीड आप कम कर लीजिए इसकी, आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में और आगे जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आधे ऑप्शंस को तो आप देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, और निश्चित रूप से आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप 100% अपना सीटेट एग्ज़ाम पास करोगे। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि इस तरीके से सैकड़ों बच्चे अपना टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और करा चुका हूँ, पिछले 8-10 साल से इसी फील्ड में हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।